नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने संपूर्ण टीकाकरण के बारे में बात की थी कि सामान्यतः जो टीके लगाए जाते हैं वो बच्चों को लगाए जाते हैं और कब कब टीके लगाए जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भारत में वर्ष 1985 में टीकाकरण कार्यक्रम को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में संशोधित किया गया था। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को वर्ष 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने टीकाकरण ईपीआई कार्यक्रम के रूप में शुरू किया था। आज के इस वीडियो में हम बच्चों में होने वाली सामान्य बीमारियां या जिन बीमारियों के लिए टीकाकरण किया जाता है उन बीमारियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस या टीबी। टीबी या ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस टीबी जीवाणुओं द्वारा हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग है। सामान्यतः टीबी रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है, परंतु इसके अलावा शरीर के अन्य भाग जैसे कि मस्तिष्क, मूत्राशय एवं रीढ़ की हड्डी को भी प्रभावित करता है। समय रहते टीबी रोगग्रस्त व्यक्ति का उपचार न करवाने पर उसकी मौत भी हो सकती है। ट्यूबरकुलोसिस रोग के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, तो हम बता दें कि बच्चों में होने वाले टीबी के सामान्य लक्षणों में थकान, कमजोरी, वजन कम होना, सुस्ती आना या निष्क्रियता बढ़ना और बुखार, रात में पसीना छूटना आदि होते हैं। यह रोग कैसे फैलता है? फेफड़े या गले के टीबी रोग का रोगी जब खांसता, चीखता, छींकता और बोलता या गाता है तब उसके मुंह द्वारा टीबी के जीवाणु हवा में फैलते हैं। पर्यावरणीय आधार पर टीबी के जीवाणु हवा में कुछ घंटों तक जीवित रहते हैं। जो व्यक्ति टीबी के जीवाणु युक्त हवा में सांस लेता है वह टीबी के संक्रमण का शिकार हो सकता है। इसकी रोकथाम हेतु क्या करना है? तो बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है बेसिलस, बीसीजी के टीके का फुल फॉर्म है बीसीजी का टीका बेसिलस कॉलमेटी ग्यूरिन। बेसिलस का टीका टीबी होने से रोकने वाला एक टीका है जो बचपन में होने वाले टीबी को गंभीर रूप से बचाता है। इसकी खुराक और सामान्य प्रतिकूल प्रभाव। बीसीजी का टीका जन्म से लेकर 15 दिनों के अंदर जितना जल्दी हो सके दिया जाता है। यदि किसी कारणवश यह दिलवाना छूट गया हो तो 1 साल की उम्र के भीतर कभी भी बीसीजी का टीका लगवाया जा सकता है। यह टीका बाईं बाह के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। जो आप बचपन में बाएं वाले भाग में निशान देखते हैं वह बीसीजी के टीके का ही निशान होता है। अगर हम बात करें बीसीजी का जो टीका है मेनिंजाइटिस रोग के प्रति बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है। यदि बच्चे को पहले बीसीजी का टीका लगवाना छूट गया हो तो 1 साल की उम्र में बीसीजी का टीका 1 साल तक की उम्र तक लगा सकते हैं। इसमें कुछ सवाल है। केवल 1 साल की उम्र तक ही बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है? तो हम बता दें कि अधिकतर बच्चों को 1 साल की उम्र के दौरान प्राकृतिक चिकित्सीय या उप चिकित्सीय टीबी संक्रमण लग सकता है। बीसीजी का टीका बचपन में होने वाले टीबी रोग जैसे कि टीबी, मेनिंजाइटिस एवं मिलिटरी रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि बीसीजी का टीका लगवाने के बाद उसका निशान दिखाई न दे तो क्या फिर से बीसीजी का टीका लगवाने की आवश्यकता नहीं होगी? उत्तर है नहीं।
यदि BCG का टीका लगवाने के बाद उसका निशान दिखाई न दे तो फिर से टीका लगवाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम बात करेंगे पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस पोलियोमाइलिटिस या पोलियो एक प्रकार का रोग है जो गले व आंतों के मार्ग में पलने वाला पोलियो विषाणु के कारण होता है। इससे जीवन भर के लिए पक्षाघात हो सकता है, जिसके चलते शरीर के भागों की हलचल में रुकावट होती है और यह जानलेवा भी हो सकता है। पोलियो का टीका पोलियो रोग होने से बचाता है। पोलियो रोग के यहाँ पर एक चित्र देख रहे होंगे आप। इस प्रकार से पोलियो रोग हो सकता है। पोलियो रोग के क्या लक्षण होते हैं? तो हम लक्षण के बारे में बात करते हैं। पोलियो वायरस से संक्रमण अधिकतर लोगों में कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। बहुत कम संख्या में 100 में से 4 से 8 लोगों में फ्लू रोग जैसे कि आमतौर पर 2 से 5 दिनों तक रहता है और फिर अपने आप दूर हो जाता है। चूँकि 1% से कम लोग जिसमें पक्षाघात रोग विकसित होता है, उनके लिए यह स्थायी विकलांगता और मृत्यु का कारण बन सकता है। यह रोग कैसे फैलता है? तो पोलियो वायरस बहुत ही संक्रामक रोग होता है और ये विषाणु संक्रमित व्यक्ति के गले व आंतों में रहते हैं। यह विषाणु छींकने, खांसने या मल विसर्जन से फैलता है। इसके अलावा यदि आप वे चीज़ें जैसे कि खिलौने आदि जो पोलियो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हों, उसे छूने, उपयोग करने से आपको या आपके बच्चे इसको संक्रमण लग सकता है। इसकी रोकथाम कैसे की जाती है? इसकी रोकथाम के लिए OPV की एक से अधिक खुराक, कम से कम IPV की इंजेक्शन के रूप में एक खुराक पोलियो के प्रति आंत की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जबकि OPV आंतों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। IPV शारीरिक द्रव ह्यूमोरल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी मीडिएटेड बनाता है। OPV और IPV दोनों मिलकर बच्चों की पोलियो से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में प्रभावी सिद्ध हुए हैं। इसकी कितनी खुराक बच्चों में देना चाहिए? तो पहले 14 सप्ताह में बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन OPV ओरल पोलियो वैक्सीन इसका फुल फॉर्म है कि 2 बूंद 4 बार दी जाती है, जन्म के तुरंत बाद अथवा पहले 15 दिनों में। उसके बाद छठे, 10वें और 14वें सप्ताह में पेंटावेलेंट की खुराक के साथ में दिया जाता है। साथ ही 14वें सप्ताह में IPV की खुराक भी दी जाती है। OPV बूस्टर 16 से 24 महीनों के बीच में आयु में दी जाती है। इसके अलावा पोलियो अभियान OPV भी उपलब्ध कराता है। प्रत्येक बच्चे को उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस SNID राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस NID के अंतर्गत अतिरिक्त खुराक दिया जाना बहुत प्रभावशाली है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसके कुछ बिंदु नोट करने लायक है, जैसे कि भारत को वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। फिर भी सभी बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने हेतु पोलियो का टीका लगवाना अनिवार्य है। पोलियो के टीके से पोलियो पक्षाघात की रोकथाम होती है। पिछले 5 साल में भारत में पोलियो का एक भी मामला सामने नहीं आया है, परंतु विश्व के अन्य भागों में अभी भी पोलियो के वायरस पाए जाते हैं। यह अन्य देशों से एक पोलियोग्रस्त यात्री के माध्यम से भारत में वापिस आ सकता है। हमें 5 साल की आयु तक के सभी बच्चों को पोलियो की पुनरावृत्ति खुराक देकर उन्हें रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन या IPV। बच्चों में पोलियो को से सुरक्षित करने के लिए अक्सर पोलियो को निष्फल करने के लिए एक प्रभावी टीका IPV इसे इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। IPV को OPV वैक्सीन के स्थान पर नहीं दिया जाता है। IPV का खुराक बच्चों को कब कब
ओपीवी के बाद में आईपीवी दिलवाने हेतु उचित आयु कौन सी होगी? तो बच्चों को छोटी सी उम्र में रोग आसानी से लग सकते हैं, अतः उन्हें 2 महीने तक की आयु में जन्म के समय पोलियो की खुराक हर ओपीवी के साथ में दिलवाने से अधिक सुरक्षा मिलती है। 14 सप्ताह 6 महीने की आयु वाले बच्चों को आईपीवी देना अत्यंत असरदार है। बच्चों को 14 सप्ताह की आयु में तुरंत बाद डीपीटी तीसरा टीका जब लगाया जाता है और पेंटावेलेंट तीसरे टीके के साथ में ओपीवी तथा आईपीवी दोनों खुराक दी जाती हैं। ओपीवी अगर हम बात करें, जो ओपीवी हमारा टीका है ओरल पोलियो वैक्सीन जिसे बोला गया है, और जो आईपीवी निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन आईपीवी टीका है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो हम बताते हैं कि ओरल पोलियो वैक्सीन बूंद के रूप में मुंह से दिया जाता है और आईपीवी इंजेक्शन सुई द्वारा दिया जाता है। ओपीवी आसानी से दिया जाता है और इसे देने हेतु किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता की आवश्यकता नहीं होती है, और जो आईपीवी है इसके लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है। ओपीवी पोलियो के विरुद्ध एक मुख्य बचावकर्ता माध्यम है, और आईपीवी जिन देशों में अभी ओपीवी दिया जाता है वहाँ ओपीवी के अतिरिक्त दिया जाता है। ओपीवी आज भी ओरल पोलियो वैक्सीन पोलियो की रोकथाम का मुख्य साधन है, और आईपीवी प्रतिरक्षण क्षमता को सुदृढ़ करता है और पोलियो से अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे डीपीटी या डीपीटी का टीका 3 टीकों को मिलाकर, जैसा कि डीपीटी डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर और टी फॉर टीटेनस, विषाणुओं द्वारा छोड़ने वाले विष की वजह से होने वाले गंभीर रोग का नाम डिप्थीरिया। इसे गले के पीछे भाग में एक मोटी सतह बन जाती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो डिप्थीरिया की जो शुरुआत है वो जुकाम के साथ में गले में दर्द, हल्का सा बुखार 101 डिग्री या उससे कम, व ठंड लगना कंपकपी से होती है। इसके बाद डिप्थीरिया विष गले या नाक के अंदर अंदरूनी भागों में मोटी सतह बना लेता है, जो कि नीले या मटमैले हरे रंग के हो सकते हैं। इस तरह से कारण रोगी को सांस लेने तथा निगलने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा श्वास संबंधी परेशानियां, पक्षाघात, हृदय घात तथा यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। अगर हम डिप्थीरिया रोग की बात करें तो डिप्थीरिया रोग सामान्यतः 2 से 10 वर्ष के शिशुओं में होता है। डिप्थीरिया रोग का वाहक जो होता है वो होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। इसका प्रभावित अंग, जैसा कि बताया कि नाक व गले का एक गंभीर रोग है। इसके लक्षण हम देखेंगे, सांस लेने में तकलीफ होती है, और डीपीटी इसमें इसके रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे बनते हैं कि यह रोग कैसे फैलता है? तो यह रोग संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने के माध्यम से डिप्थीरिया फैलता है। संक्रमित व्यक्ति संक्रमण लगने के बाद 2 सप्ताह तक रोग फैल सकता है। इसकी रोकथाम कैसे की जाती है? डीपीटी का टीका, डिप्थीरिया, काली खांसी, टीटेनस का टीका समाविष्ट होता है, और डिप्थीरिया विष से सुरक्षा पाने की क्षमता बढ़ जाती है। इसकी खुराक कितनी होती है? तो इसकी जो खुराक होती है वह निम्नलिखित आयु वर्ग में डीपीटी की 5 खुराकें दिलवाना है, जैसे कि डीपीटी 6 सप्ताह की आयु में डीपीटी 10 सप्ताह की आयु में डीपीटी तीसरा टीका लगता है, और 14 सप्ताह की आयु में बूस्टर चौथी बूस्टर डोज जो है वो 16 से 24 महीने के दौरान लगता है, और 5वीं बूस्टर डोज 5 से 6 वर्ष की आयु में लगता है। इसमें नोट करने लायक कुछ बात है, जैसे कि यह पेंटावेलेंट वैक्सीन का एक भाग के रूप में दी जाती है, जिसमें डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, हिब का समावेश है। 5 वैक्सीन एक इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। अब हम बात करेंगे काली खांसी।
काली खांसी जो रोग होता है वह 2 वर्ष से कम आयु के शिशु में ज़्यादातर होता है। इसका अन्य नाम कुकर खांसी भी है। इसका कारक बोर्डेला पर्टुसिस है। इसका प्रभावित अंग श्वसन तंत्र है। इसके लक्षण है हुप हुप की आवाज़ के साथ में तेज सांस चलती है। और इसका जो टीका है वो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन या डीपीटी का टीका इसमें लगाया जाता है। अब हम डिटेल की बात करते हैं, व्याख्या इसकी देखते हैं। तो काली खांसी एक बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला श्वसन मार्ग का संक्रमण फेफड़ों व श्वसन नलिकाओं से है। शुरुआत में वह भले ही सामान्य जुकाम या सर्दी जैसा लगता हो, परंतु कभी कभी बहुत ही गंभीर रूप धारण कर लेता है। इससे खांसी के इतने ज़बरदस्त दौरे पड़ते हैं कि उन्हें रोक पाना मुश्किल हो जाता है। काली खांसी रोग बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदेह तथा कभी कभी जानलेवा हो सकता है। इसके लक्षण देखते हैं तो काली खांसी की शुरुआत जो है निम्नलिखित लक्षणों से होती है: बहती नाक या बंद नाक, छींके आना, हल्का बुखार, नवजात शिशु सांस लेने में परेशानी। 1 से 2 सप्ताह के बाद खांसी शुरू होती है जो गंभीर हो सकती है। इसके अलावा शिशु व बच्चे बार बार जबरदस्त रूप से खांस सकते हैं। उसके अलावा खांस के दौरान जब बच्चा सांस लेने के लिए रुकता है तो हुप जैसी आवाज़ आती है। इसी आवाज़ के कारण इस रोग का जो नाम है वह हुपिंग कफ रखा गया है। इस रोग से ग्रस्त शिशु कभी कभी खांसते समय ऐसी आवाज़ें नहीं भी निकालते हैं। यह रोग कैसे फैलता है? तो यह किसी संक्रमित व्यक्ति के सांस लेने, खांसने या छींकने से आसपास मौजूद हवा के जरिए काली खांसी आसानी से फैलती है। संक्रमित व्यक्ति सर्दी जुकाम जैसे लक्षण होने पर खांसना शुरू करने के 2 सप्ताह तक काली खांसी रोग फैल सकता है। इसमें भी नोट करने लायक है कि यह पेंटावेलेंट वैक्सीन का एक भाग के रूप में दी जाती है। इसे डीबीटी, हेपेटाइटिस, हीप का समावेश है। अब हम बात करेंगे धनुष्टकार रोग। धनुष्टकार या टिटेनस रोग, इसका दूसरा नाम है जबड़ाबंद बीमारी, टिटेनस या लॉकजा। इसके अन्य नाम है, इसका कारक क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी है और इसका टीका डीपीटी बूस्टर के रूप में दिया जाता है। यहाँ पर एक चित्र देख रहे होंगे आप कि धनुष्टाकार, जैसे कि नाम से इसी के आधार पर रखा गया है। धनुष्टाकार टिटेनस एक गंभीर रोग है जिसके कारण शरीर की लगभग सभी मांसपेशियां दर्दनाक रूप से अकड़ जाती हैं। इससे जबड़े बंद हो जाने के कारण व्यक्ति अपना मुंह नहीं खोल पाता है तथा कुछ निगल नहीं सकता है। टिटेनस के प्रत्येक 10 रोगियों में से 1 की मृत्यु हो जाती है। टिटेनस जीवाणु निमित्त विष से होने वाला गंभीर रोग है। इसके कारण शरीर की लगभग सभी मांसपेशियां दर्दनाक रूप से अकड़ जाती है। यह जानलेवा साबित हो सकता है। इस रोग के लक्षण क्या क्या है? बच्चों में टिटेनस रोग की शुरुआत सिर दर्द, जबड़ों की जकड़न, मांसपेशियों की ऐंठन, अचानक मांसपेशियों का अकड़ जाना से होती है। इसके कारण निम्न परेशानियां होती है, जैसे शरीर की लगभग सभी मांसपेशियों का अकड़ जाना, निगलने में परेशानी, दौरा, बुखार व पसीना छूटना तथा उच्च रक्तचाप व दिल की धड़कन का तेज होना। टिटेनस को कई बार बांझ भी कहा जाता है क्योंकि इससे जबड़ों के मांसपेशियों के अकड़ जाने के कारण व्यक्ति अपना मुंह नहीं खोल पाता है। यह रोग कैसे फैलता है? टिटेनस फैलाने वाले जीवाणु मिट्टी में पाए जाते हैं जो कि चमड़ी के फटने या घाव होने पर शरीर में दाखिल होते हैं। जल जाने या पशुओं के काटने पर भी इसका संक्रमण लग सकता है। टिटेनस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता नहीं है। टिटेनस से सुरक्षा बनाए रखने हेतु लोगों को बूस्टर खुराक लेना आवश्यक है। 10 से तथा 16 साल की उम्र में बूस्टर खुराक दिलवानी चाहिए। अब इन तीनों टीका पर ज़्यादातर क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं कि यदि बच्चे को अनुसूचित अनुसार डीपीटी 1, 2, 3 नहीं दी गई तो उसे किस आयु तक वैक्सीन दिलवाई जा सकती है? तो इसका उत्तर है कि डीपीटी की वैक्सीन 7 साल तक की उम्र तक दी जा सकती है। उसे
एक एक महीने के अंतराल पर डीपीटी के 3 खुराकें और अंतिम खुराक 6 महीने के बाद बूस्टर खुराक दिलवाई जा सकती है। अंतिम खुराक बच्चे को 7 साल से कम आयु तक दिलवा देना चाहिए। पेंटावेलेंट टीका किस उम्र तक दिया जा सकता है? क्वेश्चन है, पेंटावेलेंट वैक्सीन 6 सप्ताह से 1 साल तक के बच्चे को दिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे हिपेटाइटिस बी या हिप बी की। हेपेटाइटिस बी एक यकृत का रोग है जो हेपेटाइटिस बी के विषाणु संक्रमण होने पर होता है। इस कारण जीवन भर संक्रमण, यकृत की कार्यशीलता का नष्ट होना, यकृत कैंसर व मृत्यु आदि भी हो सकती है। हेपेटाइटिस बी के क्या लक्षण होते हैं? तो बुखार, भूख न लगना, मांसपेशियों, जोड़ों व पेट दर्द, जी मचलना, दस्त, गहरे पीले रंग का पेशाब होना, चमड़ी आंखों का पीला पड़ जाना आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। यह रोग कैसे फैलता है? तो यह रोग संक्रमित व्यक्ति के रक्त या शरीर के किसी द्रव में उसके रक्त की थोड़ी सी मात्रा होने पर हेपेटाइटिस बी फैलता है। इस रोग से कोई भी लक्षण दिखाई न देने पर लोग इसके विषाणु को फैला सकते हैं। जन्म के समय संक्रमित माता द्वारा, संक्रमित व्यक्ति के काटने से, संक्रमित व्यक्ति के खुले या घाव या छाले छूने से, संक्रमित व्यक्ति के साथ खाना खाने से, कान छेदने में प्रयोग की जाने वाली सुई जो उपयोग में लेने के बाद अच्छी तरह साफ न की गई हो आदि के कारण यह रोग फैल सकता है। हेपेटाइटिस बी का टीका हेपेटाइटिस बी से सुरक्षा दिलाता है। इसके लिए 4 टीके लगवाना ज़रूरी है। ये टीके सरकारी स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं पर निःशुल्क मिलते हैं। इसकी खुराक कब देना है? तो हेपेटाइटिस बी से उत्तम सुरक्षा पाने हैं तो निम्नलिखित आयु पर बच्चों को हेपेटाइटिस बी के टीके 4 खुराकें देना आवश्यक है। जन्म की खुराक बच्चे के 24 घंटे के भीतर दी जानी चाहिए। यदि मादा हेपेटाइटिस बी संक्रमित हो तो 12 घंटों के भीतर यह खुराक दी जानी चाहिए। पहली खुराक 6 सप्ताह पर, दूसरी 10 सप्ताह पर और तीसरी 14 सप्ताह पर देना है। इसके अलावा सामान्यतः यह टीका डीपीटी ओपीवी की खुराक या डोज के साथ दिया जाता है। अभी सामान्यतः यह खुराक डीपीटी, हेपेटाइटिस बी तथा हिप बी अब पेंटावेलेंट के रूप में दिए जाएंगे तथा 5 खुराक एक ही इंजेक्शन में दी जाएगी। इन्फ्लुएंजा बी की बात करें तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा प्रकार बी, हिप बी एक प्रकार के अतिसूक्ष्म एकाकोशी बैक्टीरिया से होता है जो मस्तिष्क की ऊपरी सतह को संक्रमित कर मस्तिष्क में बुखार होने से रोग को उत्पन्न कर देता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा प्रकार बी इसके लक्षण क्या होते हैं? हिप बी विधि प्रकार के गंभीर संक्रमण जैसे कि निमोनिया, गले में गंभीर सूजन होने से सांस लेने में परेशानी तथा रक्त, हड्डियों, जोड़ों आदि का संक्रमण होता है जो कि हृदय को प्रभावित करता है। समेत का संक्रमण संविष्ट है। हिप मेनिंजाइटिस की जटिलताओं में शामिल है। अंधापन, बहरापन, मानसिक विकार, सीखने में अक्षमता तथा मृत्यु। लगभग 5% बच्चे एंटीबायोटिक उपचार लेने के बाद भी इस रोग से मर जाते हैं। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने, सीखने और यहाँ तक कि सांस लेने पर बलगम की बूंदों से फैलता है। इस रोग की रोकथाम के लिए क्या करते हैं? इस रोग की रोकथाम के लिए बच्चे को हिप बी का टीका पेंटावेलेंट वैक्सीन के एक भाग के रूप में डीपीटी और हेपेटाइटिस बी के साथ में दिया जाता है। इसकी खुराक बच्चों को 3 खुराकें दिलवाना चाहिए। 6, 10वें और 14वें सप्ताह में यह टीका लगाया जाता है।
अब हम बात करेंगे खसरा। अब हम बात करेंगे खसरा रोग। खसरे का अन्य नाम है रूबेला, मीजल्स या रोमंतिका। इसका प्रभावित अंग है त्वचा, लसिका ग्रंथि। खसरा विषाणुओं के कारण होने और तेजी से फैलने वाला श्वसन तंत्र संबंधी रोग है जो खांसने व छींकने पर आसानी से फैलता है। बहुत कम अपवादों में यह जानलेवा हो सकता है। इसके लक्षण क्या क्या है? तो इसके लक्षण है छोटे बच्चों के शरीर पर लाल रंग के चकत्ते बनना और लसिका ग्रंथि के आकार में वृद्धि होना। यह रोग कैसे फैलता है? तो यह जो रोग होता है वह दो प्रकार का होता है। एक तो होता है रेड मीजल्स और एक जर्मन मीजल्स। रेड मीजल्स का जो वाहक है वो है रूबियोला वायरस और जर्मन मीजल्स का जो वाहक है वो है रूबेला वायरस। खसरे के संक्रमित व्यक्ति के सांस लेने से खांसने या छींकने पर खसरा फैलता है। इसकी रोकथाम कैसे की जाती है? इसकी रोकथाम के लिए खसरे का टीका बच्चों को शरीर को खसरे के विषाणु के साथ लड़ने हेतु तैयार कर उन्हें खसरे से बचाता है। इसकी खुराक जैसे ही शिशु 9 से 12 महीने का होता है उसे पहली खुराक दी जाना चाहिए और 16 से 24 महीने में दूसरी खुराक दी जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे जापानी इंसेफेलाइटिस या जेई। जापानी इंसेफेलाइटिस, इसका भी टीका दिया जाता है। जापानी इंसेफेलाइटिस एक रोग एक वायरस के कारण होता है। यह रोग संक्रमित मच्छरों द्वारा मनुष्यों के काटे जाने से उत्पन्न संक्रमण द्वारा होता है। यह रोग मनुष्यों द्वारा फैलाया नहीं जा सकता। जेई रोग सामान्यतः ग्रामीण इलाकों में होता है जहां सूअर खुले में घूमते हैं, विशेषकर उन इलाकों में जहां चावल का उत्पादन होता है। यह रोग कैसे फैलता है? तो यह संक्रमित मच्छरों जो पानी के पोखरों में पनपते हैं द्वारा फैलता है। उदाहरण के लिए एक चावल के खेत में प्रतिदिन करीबन 30,000 मच्छर पैदा होते हैं। इसके लक्षण होते हैं मनुष्यों को होने वाले अधिकतर संक्रमण लक्षण होते हैं जैसे कि हल्के संक्रमणों में बुखार के साथ में सिर दर्द या जीवाणु रहित मस्तिष्क का बुखार होता है जो आखिरी में ठीक हो जाता है। रोकथाम के लिए बच्चों को जेई का टीका लगाकर जेई रोग से बचाया जा सकता है। इसकी खुराक अनुसूची के अनुसार जेई के टीके 2 खुराक दी जाती है। पहली खुराक खसरे के टीके के साथ में जब बच्चा 9 महीने का होता है और दूसरी खुराक 16 से 24 महीने की आयु में दी जाती है। इसके अलावा हम विटामिन ए की खुराक भी बच्चों को देते हैं। विटामिन ए कोई टीका नहीं है, फिर भी अगर हम इसकी बात करें, विटामिन ए कोई टीका नहीं है। विटामिन ए कहीं फलों, सब्जियों, अंडे, वसायुक्त दूध, मक्खन, फोर्टिफाइड मक्खन, मांस, खारे पानी में पाए जाने वाली तेलीय मछलियों में पाया जाता है। इसे प्रयोगशाला में भी बनाया जाता है। विटामिन ए की कमी के उपचार की रोकथाम में प्रभावी है। बच्चों में मलेरिया, एचआईवी, खसरा, दस्त आदि रोगों के जोखिम से बचाव के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है। कुपोषित महिलाओं में गर्भावस्था तथा जन्म देने के बाद परेशानियों में कमी के मामलों में प्रभावी है। स्तन कैंसर, मोतियाबिंद से बचाव। विटामिन ए की खुराक कैसे दी जाती है? तो विटामिन ए की खुराक 9 महीने से 5 साल तक की आयु के बच्चों को विटामिन ए की 9 खुराकें दी जाती हैं और यह सलाह दी जाती है कि विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए प्रत्येक 6 माह में विटामिन ए की उच्च खुराक दी जाए। सुरक्षा के लिए 2 खुराकों के बीच में 1 महीने का अंतराल होना चाहिए।
अगर हम बात करें 9 से 11 महीने की आयु के बच्चों को विटामिन ए 1 लाख आयु या अर्थात आधा चम्मच, और 12 से 59 महीने की आयु के बच्चों को 2 लाख आयु या पूरा 1 चम्मच भरकर देना चाहिए। ये तो था, हमने आपको बताया संपूर्ण टीकाकरण। अब आप हमें बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।